नमस्कार। 2024 का चुनाव जैसे न जैसे नज़दीक आता जा रहा है, विभिन्न पार्टियों द्वारा अपने चुनावी तैयारियों को गति दी जाने लगी है। क्या 2024 में फिर से सत्ता हासिल कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कांग्रेस उनको चुनौती दे पाएगी? क्या नीतीश कुमार का विपक्षी एकता कुछ कारनामा कर पाएगा? क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या ममता बनर्जी अकेला चलो की रणनीति को छोड़ पाएगी? प्रश्न अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी है, जो करप्शन केसेस आते देख करके 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल बता रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी भी अपनी दावेदारी से पीछे हट पाएगी? और फिर महागठबंधन में गठबंधन होने से पहले ही राहें अलग अलग दिखाई दे रही है। आइए हम इन्हीं बिंदुओं पर आज बात करते हैं और इसमें छुपे हुए कुछ प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक दमदार नेतृत्व, भारी भरकम फौज, आर्थिक रूप से संपन्न, रणनीति बनाने में कामयाब लोग, सोशल मीडिया और मीडिया को यूज करने वाले बेहतरीन लोगों की फौज भरी हुई है और आगे की रणनीति बनाने वाले भी उनके पास बड़े सक्षम लोग हैं। तभी तो 2024-19 में 303 सीट जीतने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र उन 144 सीटों पर है जहां पर वो जीत नहीं पाई थी और उसको जीतने के लिए कल ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई वरिष्ठ लोगों के बीच में इसकी बात की चर्चा हुई, कैसे इन 144 सीटों को जीता जाए और उन 144 सीटों में वरिष्ठ मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। तो दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष विहीन है। कांग्रेस का संगठन अब वो मजबूत संगठन नहीं रह गया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ लोग कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। यद्यपि उनका प्रभाव राष्ट्रीय ना सही लेकिन राज्य स्तर में तो था ही, और वो राज्य में अगर वो नेता अपने प्रभाव को दिखाते हैं तो कांग्रेस उस राज्य से जीरो हो जाती है। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी जो कार्यकर्ताओं का जोश होता है उस पर भी पानी फेर देते हैं। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली की हल्ला बोल रैली में जिस प्रकार से उन्होंने आटे की कीमत को लीटर में बता दिया, जिससे कार्यकर्ताओं का ही मनोबल टूटा। आम जनता के बीच में तो ट्रोल हुए ही, लेकिन उनके अपने राजनीतिक संगठन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत गिरा होगा। तो उस रैली में कई वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति इस बात को दर्शाता कि कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी कांग्रेस में कई ऐसी गुत्थियां हैं जो अलग होना चाहती हैं। अगर 2024 के मद्देनजर अगर हम बात करें तीसरे मोर्चे की या मेन फ्रंट की,
कन्फ्यूजन तो अभी यही है नेताओं के बीच में, क्या उसको तीसरे मोर्चे का नाम दिया जाए, या मेन फ्रंट कहा जाए, या थर्ड फ्रंट कहा जाए। कन्फ्यूजन ये भी है कि कांग्रेस को उसमें लिया जाए या ना लिया जाए, जहां नीतीश कुमार जैसे नेता इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस के लिए बिना हम राष्ट्रीय राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ केसीआर कहते हैं कि कांग्रेस को छोड़ करके गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों का एक गठबंधन तैयार होना चाहिए। विपक्ष के पास कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रीय दलों के पास तो अपना मजबूत संगठन है। जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एक मजबूत राजनीतिक संगठन है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की एक मजबूत राजनीतिक संगठन है, बिहार में जनता दल यूनाइटेड का भी संगठन है, लेकिन उनके एक संगठन राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। और देखा गया है 2014 में जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अलग चुनाव लड़े थे, तब जनता दल यूनाइटेड को केवल 2 सीटें मिली थी, और 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव लड़े, के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तब उनको 16 सीटें मिली। ये इस बात को दर्शाता है कि राज्य में आपके संगठन के मजबूत होने के बाद भी ये चुनाव लोकसभा का है, केंद्र की सरकार को चुनने का समय होता है, तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है, राज्य में आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब केंद्र के चुनाव की बात आती है तो संभवतः जनता इस बात के लिए तैयार बैठी हुई है, और जनता इस बात के लिए जानती है कि केंद्र में किसको लाया जाए। तो राष्ट्रीय चुनाव और राज्य के चुनाव अलग अलग चुनाव हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जनता भी अब फर्क समझती है। तीसरे मोर्चे में जहां नाम को लेकर के किसको शामिल किया जाए, इसको लेकर के मतभेद हैं, कन्फ्यूजन है, अनसुलझी हुई पहलू है, और ये ऐसे पहलू है जो कभी सुलझ भी नहीं सकती है। क्योंकि पीछे भारत के राजनीतिक इतिहास में, स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में इस बात को देखा गया कि जब जब इस तरह का प्रयोग हुआ, कामयाब नहीं हुआ है, और वहाँ भी यही प्रॉब्लम थी, वहाँ भी यही समस्या थी। अभी दो ढाई दशक पहले जब देश में अस्थिर राजनीतिक दौर की शुरुआत हुई, तो उस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार को, लोगों को ध्यान होगा कि किस प्रकार वो एक मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए एकजुट हुए, और कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार बना लिए एच डी देवगौड़ा के नेतृत्व में। क्या वो सरकार चल पाई? क्या वो सरकार आपसी अंतरकलह की वजह से नहीं गिरी? इंदु कुमार गुजराल को नेता बना करके बनाया गया, वो भी सरकार गिरी। इससे पहले 1990-91 के दौर में चंद्रशेखर की सरकार को कैसे गिराया गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार कैसे गिरी, कि हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में अपने आप में गवाह है कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की सरकारें जब भी इस देश में गठित हुई, अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में नेतृत्व को लेकर के भी प्रश्न हैं। एक तरफ नीतीश कुमार भी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में दावेदारी कर रहे हैं, भले ही वो अपने मन से ना कह रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं और बड़े दावे करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सफाई की बात करते हैं, लेकिन देश में उनके संगठन नहीं है। नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री ना पेश कर रहे हों, लेकिन वो उनकी भी महत्वाकांक्षा इसी बात को है। तो दूसरी तरफ केसीआर भी इसी महत्वाकांक्षा को रखते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल कहते हैं, और कांग्रेस की छिर हुई राजनीतिक शक्ति, कांग्रेस को वो जो राजनीतिक रिक्तता जो कांग्रेस ने जो राजनीति में जो रिक्त स्थान पैदा किया है, उस स्थान को ही आम आदमी पार्टी भरना चाहती है। तो तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस के कई दिग्गजों को अपने पार्टी में शामिल कर राष्ट्रीय राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है। ऐसे में कहाँ विपक्ष की एकता, क्या ये संभव है?
क्या तीसरा मोर्चा ये संभव है? लगता तो नहीं है। बाकी अपने प्रयास करो, क्योंकि ये संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि तीसरे मोर्चा का अधिकतर नेता अपनी राग अपने डपली अपनी राग को गाते हैं। ना कोई सिद्धांत है, ना कोई राजनीतिक संगठन है, ना कोई नेतृत्व है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक दमदार मजबूत राजनीतिक नेतृत्व, नरेंद्र मोदी के रूप में चेहरा, योगी आदित्यनाथ के रूप में चेहरा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उनके कई मुख्यमंत्री भी राष्ट्रीय स्तर की चर्चा में हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती है। भारतीय जनता पार्टी को मीडिया को भी अच्छे प्रयोग करती है और उसके प्रवक्ताओं की एक लंबी फौज है। सैयद शाहनवाज हुसैन जैसे प्रवक्ता, समित पात्रा, श्रीकांत शर्मा, सुधांशु त्रिवेदी जैसे उसके प्रवक्ता, जो भारतीय जनता पार्टी को पक्ष को मीडिया के सामने बड़े अच्छे ढंग से रख पाते हैं। तो उनके पास यंग युवा लोगों की भी एक फौज है। अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और तेजस्वी सूर्या जैसे यंग नेता भी उनके लिए बहुत काम करते हैं। तो संगठन में काम करने वाले कई लोग, भूपेंद्र यादव, कैलाश विजयवर्गीय, रामलाल जैसे तमाम लोग हैं जो अपने मिशंस को समझते हैं, जो उनको टास्क मिलता है वो मिशन को समझते हैं और उस मिशन को अब उस क्षेत्र में जाकर के वो पूरा करते हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी से पार पाना मुश्किल है। और अगर इस चर्चा का लबोलुभाव निष्कर्ष के रूप में मानूं तो बिखरे हुए विपक्ष की राजनीतिक लड़ाई, मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी और मजबूत राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी से हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। बाकी मतदाताओं को फैसला करना है। 2024 का वक्त आने दीजिए, मतदाता अपना फैसला करेगी और देश को, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, देश को एक मजबूत हाथों में ही सौंपेगी। धन्यवाद साथियों। आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।